नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अरे साथियों, अपन पिछले दिनों से एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की पुस्तक है उसके कंप्लीट नोट्स पढ़ लिए हैं। और अभी अपन भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो आपकी पुस्तक है उसमें आज 7वें अध्याय के नोट्स के साथ साथ उनके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं उनकी बातचीत करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में एनसीईआरटी पर काम कर रहा है और जिसके अंदर अपन ने कक्षा 12 के कंप्लीट नोट्स के साथ एमसीक्यू और कक्षा 12 के इतिहास के नोट्स के साथ एमसीक्यू पूरी तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं और उनकी पूरी व्यवस्थित पीडीएफ अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। या तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन से लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल के ऊपर लिखें lakshmandhara.com LAXMANDHARA.com। फिर आप यहाँ मोबाइल में ओपन करोगे तो यहाँ इस तरीके के 3 डॉट देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पेन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। इस 3 डॉट पे देखेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करके आपको जो डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डेस्कटॉप साइड का, आप जैसे यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरीके से डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना ताकि वेबसाइट जो है आपके व्यवस्थित तरीके से मोबाइल में ओपन हो जाए। उसके बाद में आपको शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कक्षा 12 भूगोल नोट्स और कक्षा 12 इतिहास के नोट्स की जानकारी दी हुई है। जिसके भी नोट चाहिए आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर कोई समस्या आ रही है तो यहाँ व्हाट्सअप का एक बटन दिख रहा होगा, उसके आप क्लिक कीजिए, आपका नोटिफिकेशन मेरे पास में आ जाएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद में आपको जो भी नोट्स चाहिए ईजी फॉर्मेट में यहाँ दिए हुए हैं। आपकी जो एमसीक्यू है वो सारे के सारे फ्री है, तो आप एमसीक्यू यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए भाई, भारत के भूगोल मानव भूगोल के नोट्स चाहिए तो आप अलग से ले सकते हैं, और भारत लोग और अर्थव्यवस्था के नोट चाहिए तो अलग ले सकते हैं, या आपको इन दोनों के साथ में चाहिए तो यहाँ पे प्राइस दी हुई है, बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस है, लेकिन नोट्स आपके बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्रतियोगिताओं में उपयोगी है। ठीक है, इसी तरीके के इतिहास में भी दिए हुए हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में बात आती है यूट्यूब की। तो यूट्यूब में अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ सारी की सारी प्ले लिस्ट दी हुई है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी अपन बातचीत कर रहे हैं और यहाँ राजनीतिक विज्ञान के, भूगोल के, इतिहास के सारे दिए हो, तो आप आराम से इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। वापस आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। चलो, वीडियो में आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है और अभी अपन शुरू कर लेते हैं आपके चैप्टर को। चलो, नो प्रॉब्लम। चाय होगी खत्म। चलो, पाठ का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जैसा कि अपन हमेशा जिस तरीके से क्लास में करते आते हैं कि पहले अपन चैप्टर का जो नाम है उसका पूरा अर्थ देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो संसाधन की परिभाषा तो अपन पिछली क्लास के अंदर भी देख ली थी, जल संसाधन वाले में, यानी वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस प्राणी जगत की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो सारी की सारी संसाधन है। ठीक है, बात आई है खनिज की। तो सबसे पहले देखेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज की परिभाषा क्या है? वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया, वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया, एक मिनट, हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा निकाले जाते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं वो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, और उन खनिज पदार्थों को अगर भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है उसे कहते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज हो गए। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? शक्ति,
वाले संसाधन, जैसे कोयला है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारी की सारी। तो मोटा मोटी इस पार्ट के अंदर अपन क्या देखेंगे, खनिज के बारे में देखेंगे, यानी कौन कौन से खनिज है, उनके क्षेत्र कहाँ है, और उसके बाद में दूसरी चीज जो है वो है ऊर्जा संबंधित, यानी ऊर्जा संबंधित संसाधन कौन से हैं। तो एक एक करके आराम से देखेंगे। सबसे पहले बात है खनिज की। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है। देखो, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, जिसको अपन कहते हैं कृत्रिम। ठीक है, तो खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है। चलो भाई, प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें खनन प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? खनन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहा, कोयला और बॉक्साइट, ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं इनको अपन भूगर्भ से खनन क्रिया के माध्यम से बाहर निकालते हैं। खनिजों की रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। यानी किसके आधार पर? रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं, मतलब रासायनिक मतलब उनके अंदर कौन से गुण है, भौतिक मतलब भौतिक गुण कौन से हैं, तो उनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अगर सामान्य शब्दों में देखें तो धात्विक खनिज वे खनिज होंगे जो जिसमें धातु के अंश पाया जाता हो, यानी उनके अंदर कैसा अंश पाया जाता हो, धातु का अंश पाया जाता हो, उन्हें कहेंगे धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, वो होता है अधात्विक खनिज। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक एवं अकार्बनिक उत्पत्ति के आधार एक प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब इसमें वही किताबी भाषा है, लेकिन वो अपने को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको ऊपर बता दिया कि खनिज क्या है, कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ रहा है, वैसे मैं इन नोट्स के अंदर कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके भी सारे तथ्य जो है उनमें सम्मिलित किए हुए हैं। छोटे से छोटे लेवल एग्जाम से लेकर के बड़ा सा जो आपका एग्जाम होता है जिसमें एनसीईआरटी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं। कोई साथी जो है 12th का है तो वो अपने खनिज के अंदर ये परिभाषा लिख सकता है कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि लोहा, कोयला हो गया, और रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो धात्विक खनिज है और दूसरा अधात्विक खनिज है। अब आगे आता है ऊर्जा संसाधन। जैसे कि चैप्टर के अंदर भी हो गया, खनिज के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी पता चल गई कि भाई आखिर खनिज होता क्या है। अब उसके बाद में बात करें ऊर्जा संसाधन। तो संसाधन की परिभाषा तो आपको याद है, यानी वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो सारे के सारे संसाधन है। ठीक है, अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन शब्द का तात्पर्य किसी भी एक ऐसी सामग्री से है जिसका उपयोग ऊर्जा के आधार पर या उसके स्रोत के रूप में किया जाता है। ऊर्जा का मतलब क्या है? शक्ति संसाधन, पावर। शक्ति संसाधन के रूप में अगर उसका उपयोग होता है तो वो होता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का उपयोग मानव उपयोग के लिए बिजली, अन्य किसी भी प्रकार की जो शक्ति उत्पन्न करता है, वो सारे के सारे ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार हैं, एक तो है नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन। वैसे इनको अपन आगे विस्तृत रूप से देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन का मतलब है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसे नया बनाया जा सकता है। मैं ऐसे कहूँ कि उसे फिर से नया बनाया जा सकता है। लेकिन गैर नवीकरणीय योग्य यानी जिनको पुनः नवीन नहीं बना जा सकता, ठीक है ना, वो होता है गैर नवीकरणीय योग्य ऊर्जा के संसाधन। जैसे कि कोयला अगर आपने एक बार प्रयुक्त लिया तो उसके बाद में पुनः उसी रूप में कोयले को आप नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कोयले को जलाने के बाद में उसकी राख पीछे बच जाती है। ठीक है, राख जो है वो पीछे बच जाती है, तो वो गैर नवीकरणीय योग्य हो गया। तो इसमें भी दो प्रकार है। ऊपर अपन खनिज को देखा, उसमें भी दो प्रकार था, धात्विक और अधात्विक। और ऊर्जा में भी गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण में देखें तो कोयला एक प्रकार से ऊर्जा संसाधन है, परमाणु भी ऊर्जा संसाधन है, गैस भी ऊर्जा है, तेल भी ऊर्जा है, पवन भी ऊर्जा है, सौर भी ऊर्जा है, तरंग भी ऊर्जा है और भूतापीय भी ऊर्जा है। ये एक एक करके अपन पूरा विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। तो पाठ के अंदर जो आपका जो चैप्टर है, इसमें जो दो शब्द छुपे हुए थे उनके अर्थ अपने को पता चल गया कि भाई खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन क्या है। ठीक है, अब एक एक का अलग से विस्तृत वर्णन देखेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे खनिज की, यानी खनिज संसाधनों के प्रकार। आराम से आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में आपको मोबाइल को लैंडस्केप रखना है, क्वालिटी को बढ़ा लेना है, और वीडियो में अगर मेरी स्पीड कम लग रही है तो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा के आप आराम से एयरफोन लगा के मस्त बढ़िया तरीके से देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको चीज़ें बता रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो।
खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के आधार पर। कैसे? रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला तो है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब है जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक का मतलब है जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता। धात्विक खनिज, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? धात्विक खनिज। किसकी बात कर रहे हैं? खनिजों के प्रकारों की। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। जिसके अंदर धातु पाया जाता है, जिसके अंदर धातु नहीं पाया जाता है। अब सबसे पहले बात करें धात्विक खनिज। कैसा खनिज? धात्विक खनिज। ओके, वह खनिज धात्विक उत्पत्ति के होते हैं जिनके अंदर धातु पाई जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, सोना। ठीक है, धात्विक खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो धात्विक खनिज है उसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है लोहा। वह खनिज जिसमें लोह के अंश पाए जाते हैं या लोह अंश मौजूद होते हैं उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज आदि। देखो किसकी बात कर रहे हैं? खनिजों के वर्गीकरण की। खनिजों के वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा कि खनिजों के दो प्रकार का वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक है लोह खनिज और एक है अलोह खनिज। लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज के अंदर अपन ने क्या देखा कि वह खनिज पदार्थ जिसके अंदर लोहे के अंश मौजूद होते हैं उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज इत्यादि। आगे बात करें अलोह खनिज की, तो अलोह खनिज के अंदर देखो वह खनिज जिसमें लोहे का अंश मौजूद नहीं होता उसे कहते हैं अलोह खनिज, जैसे तांबा, बॉक्साइट। ये जो है वो आपके अलोह खनिज का उदाहरण है। जैसे कि आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है। खनिज के कितने प्रकार है, उसके गुणधर्म और भौतिक परिवर्तनों के आधार पर देखें तो दो प्रकार है, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, लोह खनिज, अलोह खनिज। लोह में लोहा, मैग्नीज, अलोह में तांबा, बॉक्साइट इत्यादि। आगे अधात्विक की बात करें तो इसमें आ जाएगा ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और अधात्विक की बात करें तो इसके अंदर कुछ खनिज पदार्थ अन्य आएंगे जिसके अंदर चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, वो सारे के सारे। अब बात करें अधात्विक खनिज, ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन भी कहते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। अब यहाँ एक शब्द आया है जीवाश्म ईंधन। इसका मतलब क्या है जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म का मतलब होता है जीवा अवशेष। जीवा अवशेष यानी ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवों के अवशेष से बने हो या जीवों के अवशेष से निर्मित हुए हो, उन्हें कहते हैं जीवाश्म खनिज। जैसे कि कोयला, जो कोयला है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। पेड़ पौधों की जो लकड़ी होती है उससे बनता है। तो लकड़ी में क्या जीव नहीं है? आज से हजारों साल पहले जब पृथ्वी का उथल फुथल हुआ था तो उस समय क्या सिस्टम हुआ कि कुछ पेड़ पौधे जो है वो जमीन के अंदर दब गए, और जमीन के अंदर दब जाने के कारण क्या हो गया, जमीन में दबे, इसकी वजह से वो पेड़ पौधे भी जमीन के अंदर दब गए और कुछ समय पश्चात वो सड़ गल के कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवों के अवशेष से निर्मित हुए हैं उन्हें कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी जो समुद्री जीव है जैसे कि मछली वगैरह है तो इनसे ही निर्मित हुआ है। अन्य कार्बनिक उत्पत्ति के खनिज होते हैं जैसे अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ईंधन खनिज। वह खनिज जो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं और ईंधन खनिज कहलाते हैं। इन्हें पृथ्वी में दबे प्राणियों एवं पादप जीवों के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। तो ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारत में खनिजों की एजेंसियां। यानी जो खनिज तो मिल गए पृथ्वी के अंदर है, लेकिन इन खनिजों से संबंधित कुछ एजेंसियां काम कर रही है। उनके नामों की बात करें तो प्रमुख 7 एजेंसियां हैं। सबसे पहले GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। उसके बाद में ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। ठीक है, उसके बाद में MECL खनिज अन्वेषण निगम
लिमिटेड, उसके बाद में है MDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है। उसके बाद में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। उसके बाद में BGML, भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड। और उसके बाद में है NALCO, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये जो प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में खनिज पदार्थों का अन्वेषण निरीक्षण करने से संबंधित कार्य करती है। और यहाँ पे भी सिंपल वही दी हुई है कि खनिजों के अन्वेषण और संलग्न अधिकरण के अंदर देखें तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये सारी की सारी वो विज्ञान संबंधित जानकारियां रखती है। आगे है खनिजों की विशेषताएं। देखो ओके खनिज समाप्य संसाधन होते हैं। खनिज कैसे संसाधन होते हैं? समाप्य संसाधन होते हैं। समाप्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? यानी खनिज पदार्थ जो है वो कभी ना कभी समाप्त होने वाले संसाधन है। इनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, यहाँ की न के बराबर होती है। यानी खनिज पदार्थों को आप पुनः नहीं बना सकते। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है जमीन के अंदर, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो अपने हाथ में नहीं है, या अपने मानव जगत का जो दिमाग है उसके ऊपर निर्भर नहीं है कि वो पेट्रोल बना सके, ठीक है। आगे है खनिजों का एक बार उपयोग करने के बाद उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी खनिज को आपने अगर एक बार प्रयोग में ले लिया तो आप वापस उसे पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ये खनिज की विशेषता है। खनिज बहुमूल्य होते हैं क्योंकि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए महंगे हैं। खनिजों का वितरण भी असमान है, यानी सब जगह एक जैसे खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम पाए जाते हैं, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि सोना, पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम सब जगह थोड़ी ना निकलता है, लेकिन वो कैसा है? अधिक गुणवत्ता वाला है। सॉरी, अधिक गुणवत्ता वाला खनिज है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, और कम गुणवत्ता वाला जो खनिज है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि नमक, नमक क्या है? कम गुणवत्ता नमक की। खारा पानी बहुत पड़ा है, कहीं से भी नमक का उत्पादन कर सकते हो, तो वो इतना महंगा नहीं है। लेकिन खनिज पदार्थों में कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता जो है वो अधिक होती है। तो मार्केट में अर्थशास्त्र के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होती है उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। खनिज प्रकृति में स्वतः बनने वाले पदार्थ हैं जिनका निर्माण विशिष्ट चट्टानों से होता है। और ध्यान रखना, खनिज जो है वो स्वतः बनते हैं, अपने आप बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के ऊपर निर्भर किया और मनुष्य ने खनिज बना दिया, नहीं। आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि भाई साहब मेरे को 1 किलो सोना बनाना है, अगर आपकी प्रकृति के ऊपर या आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता तो आप तो भाई साहब माला माल हो जाते। सोना ही सोना, बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा। तो इस तरीके से नहीं है। खनिज जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो स्वतः बनते हैं, अपने आप निर्मित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे है भारत में खनिजों का वितरण। तो इतनी देर अपन ने जो चीजें पढ़ी, खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण किस तरीके से है, और खनिजों की विशेषताएं क्या क्या है। अब अपन जो टॉपिक देखेंगे वो है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में किसका वितरण? खनिजों का वितरण। भारत में खनिजों के वितरण की बात करें तो कुछ प्रमुख खनिज अलग अलग तरीके से हैं। जैसे, हाँ चलो आगे देखते हैं। ओके, अब देखेंगे भारत में खनिजों का वितरण, यानी भारत में किस तरीके से खनिजों को वितरित किया गया है। तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है, यानी चट्टानों में पाया जाता है। यानी भारत में जो अधिकांश धात्विक खनिज है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तो आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र आखिर है क्या। तो देखो, पहली बात तो यह है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि ये दिख रहा है आपका भारत का मैप है, और इस भारत के मैप के अंदर ये जो क्षेत्र है इसके तीनों ओर पानी है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो ये तीनों ओर पानी है, तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और अधिकतर जो खनिज पदार्थ है वो इसी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ऐसा भूमि क्षेत्र जो सामान्य भूमि से, मैदानी क्षेत्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो उसे कहते हैं पठारी भाग। तो जितने भी खनिज है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो धात्विक खनिजों के लिए जो वितरण में बात करें तो भारत के अंदर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है। आगे
कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी और गोदावरी नदियों के घाटियों में पाया जाता है। ध्यान रखना कि भारत में जो कोयला है उसका 97% भाग कौन सी नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो कोयले के भाग है इन नदियों के पास में क्यों पाए जाते हैं? तो क्या पता प्राचीन समय में भी यहाँ नदियाँ संचालित होती रही होगी, और आपको पता है नदियों के आसपास बहुत मात्रा में जंगल होते हैं, और प्राचीन समय में अगर कोई उथल पुथल जैसी कोई घटना हुई होगी और वो जंगल पूरे पेड़ पौधे जमीन में दब गए होंगे, और पेड़ पौधों से ही कोयले का निर्माण होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो 97% भाग कोयले का है वो दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदियों के आसपास पाया जाता है। ठीक है, आगे है पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? एक तो असम के अंदर है, गुजरात के अंदर है, मुंबई के अंदर है और अरब सागर के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये पेट्रोलियम पदार्थों के संबंधित क्षेत्र है, तो ध्यान रखना है आपको। पेट्रोल कहाँ कहाँ है? असम में, गुजरात, मुंबई हाई क्षेत्र और अरब सागर जो क्षेत्र है उसके अंदर पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में भी पेट्रोलियम पदार्थों के कुछ अवशेष अपने को मिले हैं। अधिकांशतः प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां, अब ये जो भारत है इस भारत के अंदर प्रमुख खनिज पट्टियां कौन कौन सी है, यानी खनिज जो पाए जाते हैं उनसे संबंधित विशेष रूप से खनिज पट्टियां कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा पठारी प्रदेश? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। वापस अगर उस पठारी प्रदेश वाले में जाएं तो अपने को देखने को मिलेगा उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, ये भाग हो गया उत्तर और ये भाग हो गया पूर्वी। तो इस तरीके से यहाँ जितना भी विस्तृत भाग होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पे जितना भी भाग होगा वो कैसा होगा? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, चलो। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर तो कहाँ पे स्थित है? झारखंड के अंदर। उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। यानी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है उसके अंदर छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जैसे कि लौह अयस्क। अब ये जो पट्टी है इसके अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, ऑक्साइड और अभ्रक। ये 5 प्रकार के जो खनिज पदार्थ है वो इसमें पाए जाते हैं। लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली खनिज पट्टी है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश की जो पट्टी है इसके अंदर सबसे पहला छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, बंगाल और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। और इनमें खनिज पदार्थों की बात करें तो इसमें लोहा अयस्क मिलता है, कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है और बॉक्साइट के साथ साथ अभ्रक भी यहाँ पे मिलता है। आगे बात करें दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। वापस मैप में अगर देखना चाहेंगे तो दक्षिण का भाग और पश्चिम का भाग, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये हो गया दक्षिणी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। ठीक है, इस पठारी भाग के अंदर जो भी खनिज पदार्थ मिलेंगे वो सारे कैसे हैं? दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। यानी यहाँ पे ये भाग जो होगा वो होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। ओके, देखो, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, स्पर्शित तमिलनाडु, उच्च भूमि केरल, कौन कौन से राज्य? कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य के अंदर विस्तृत है। यह पट्टी लोह धातु तथा बॉक्साइड में समृद्ध है। इनमें उच्च कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। इसके अंदर क्या है? उच्च कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। मैग्नीज के साथ साथ चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। यानी इसमें एक क्षेत्र है निवेली लिग्नाइट, यानी यहाँ पे कोयला मिलता है, बाकी किसी और क्षेत्र में कोयला नहीं मिलता। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तरी पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट कले के निक्षेप भी उपलब्ध हैं।
गोवा में लोह अयस्क के निक्षेप भी उपलब्ध है। आगे है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पश्चिमी वापस अगर आप मैप में जाएंगे तो वापस मैप में स्थिति देख लेते ताकि अपने को थोड़ी चीजें वो अच्छे से समझ। उत्तर पश्चिमी भाग का मतलब कौन सा भाग हो गया? ये भाग, यानी ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका कैसा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, ये जो भाग है वो कैसा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, ओके। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों के अंदर उपलब्ध है। और ये जो पट्टी है उत्तर पश्चिमी पट्टी, ये राजस्थान के अरावली पहाड़ी, आपको पता होगा राजस्थान के अंदर मुख्य पहाड़ी की बात करें तो अरावली जो है वो प्राचीनतम है। अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ गुजरात के अंदर भी ये उत्तर पश्चिमी प्रदेश विस्तृत है। और यहाँ जो खनिज पदार्थ है वो धारवाड़ क्रम की जो खनिज शैल यानी चट्टाने हैं उसके अंदर उपलब्ध है। इसमें बात करें तो तांबा, जिंक इत्यादि प्रमुख खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध हैं। यह मुल्तानी मिट्टी के ही विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ मुल्तानी मिट्टी के प्रमुख निक्षेप भी उपलब्ध हैं। आगे बात करें लौह खनिज। लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि से लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिज के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। देखो, लौह खनिज, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। देखो, लौह खनिज जो खनिज है इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसको कैसा उद्योग कहा जाता है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग से मतलब क्या है? ऐसा उद्योग जो सभी उद्योगों को आधार प्रदान करे। अब जैसे कोई भी उद्योग देख लो, अगर आपको पंखा बनाने का उद्योग है तो उसके फैक्ट्री है तो उसके अंदर भी आपको लोहे की आवश्यकता होगी। सब खनिजों का आधार उत्पादन करने वाला जो खनिज है वो आपका है लौह खनिज। अब सबसे पहले देखेंगे लौह खनिज को लौह अयस्क के रूप में, यानी इस पृथ्वी के अंदर से जितने भी खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं वो अयस्क के रूप में निकाले जाते हैं। और अयस्क का मतलब होता है खनिज का अशुद्ध रूप। खनिज का अशुद्ध रूप, उसे क्या कहते हैं? लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। प्रचुर मतलब अधिक। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित क्षेत्र हैं। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। ये किसके अयस्क है? लोहे के। लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क कौन से हैं? लोहे के अयस्क दो है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, वापस ध्यान रखना है, लौह अयस्क के क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थित हैं, जो इसके लिए लाभप्रद है। हमारे देश में 2004-05 में लौह अयस्क के आरक्षित भंडार लगभग 200 करोड़ टन थे। लौह अयस्क के केवल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है कि भारत में लौह अयस्क की खदानें कहाँ स्थित है, कौन सी पट्टी में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। ससुरा ये गड़बड़ हो रहा है, ये इसमें सही बैठ ही नहीं रहा। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, कैसा प्रदेश? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। और राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु राज्यों में भी लोहे का उत्पादन होता है। उड़ीसा में लौह अयस्क की बात करें, ये जो उड़ीसा राज्य है इसके अंदर लौह अयस्क की बात करें तो सुंदरगढ़ और मयूरभंज दो प्रमुख क्षेत्र हैं। झारखंड स्थित पहाड़ियों के अंदर भी लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें किसकी? झारखंड की गुरुम, हिसानी, तुलाएपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, ये जो है वो झारखंड के आसपास के क्षेत्र है। और किरुबुरु, केंदुझार तथा बोनाई, सुंदरगढ़, ये भी आपके इनके आसपास स्थित प्रमुख खदानों के नाम हैं। झारखंड की एक ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। नोआ मंडी
और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंह भूमि जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बोलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप हैं। बल्लारी जिले के सुदूर होसपेटे क्षेत्र तथा चिक्कमंगलूर जिले की बाबा बूदन की पहाड़ियों और कुंद्रे मुक्त तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुकमरू जिलों के अंदर कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये इतने अगर आपको नाम याद नहीं होते हैं तो मुख्य रूप से आप जिलों को याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन चीजों को याद करें तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना की बात करें तो करीमनगर, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुरनूल की गुफा है, ठीक है ना, कुरनूल की गुफा, कडम्पा और अनंतपुर जिला। और उसके बाद में तमिलनाडु राज्य की सेलम तथा नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर भी लौह अयस्क के खनन के क्षेत्र हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादन के रूप में उभरा है। तो यह इतनी जो जानकारी थी वो पूरी की पूरी अपन ने देखी थी लौह अयस्क से संबंधित। ठीक है, आगे बात करेंगे मैग्नीज खनिज पदार्थ की। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लौह अयस्क को गलाने के लिए इसके अंदर एक कच्चा माल उपयोग किया जाता है जिसका नाम है मैग्नीज। इसका उपयोग लोह मिश्र धातु और विनिर्माण के लिए भी किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अंदर पाया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन से राज्य में होता है तो उड़ीसा के अंदर होता है। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टियों के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, ये उड़ीसा के क्षेत्र है, बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर आदि में स्थित है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कन्नारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ओडिशा के बाद में बात करें तो महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के अलावा कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निम्बाड़, मांडला, झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड में मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक क्षेत्र है। आगे बात करें अलोह खनिज। अलोह खनिज के अंदर मतलब ऐसे खनिज पदार्थ जिनके अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते, उसके अंदर सबसे पहला है बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है। यानी बॉक्साइट का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन अन्य जो अलोह खनिज है उनका उत्पादन के अंदर भारत की जो स्थिति है वो निम्न है। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निर्माण के अंदर होता है। अयस्क का मतलब है कच्चा माल या फिर अशुद्ध रूप, यानी एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के अंदर होता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों के संबंधित है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक क्षेत्र हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बोलनगिर तथा कोरापुट भी है। झारखंड में लोहारडांगा जिले में पेटलेट में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में कोलंबा, ठाणे, रत्नागिरी, संतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करेंगे तांबा। तांबा बिजली की मोटर बनाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है इत्यादि के अंदर, और विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक महत्वपूर्ण काम करता है। और विद्युत उद्योग से संबंधित जितनी भी चीजें बनती है वो तांबे से संबंधित होती है। यह एक मिश्रित योग्य अधात्व या तन्यत धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ वरदान करते हैं। इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। यानी जो तांबा है इसको सोने के साथ में भी मिलाया जाता है, क्योंकि सोना 24 कैरेट का शुद्ध रूप होता है। और वर्तमान में जितनी भी सोने की चीजें बनती है वो 22 कैरेट के सोने से बनती है, क्योंकि शुद्ध सोने से बनाई हुई चीजें बहुत ही कोमल और वो मुलायम होती है ताकि टूट जाती है। इसलिए इसमें जो मिश्रित धातु मिलाई जाती है वो है तांबा। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड की सिंह भूमि जिले में है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट के हैं। और राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू और अलवर जिले के अंदर है। और झुंझुनू की बात करें तो खेतड़ी झुंझुन जो है उसका काफी प्राचीन इतिहास है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे का उत्पादन किया करता था या तांबे का आयात निर्यात किया करता था। तांबे के गौण उत्पादक के अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अग्निगुंडाला, कर्नाटक का चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिणी आरकाट जिला भी प्रमुख है। अधात्विक खनिज के अंदर आगे देखें, भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिजों के अंदर देखें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, फोस्फेट, ये सारे के सारे अधात्विक खनिज है। सबसे पहले बात करें अभ्रक की। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के अंदर किया जाता है। इसकी पतली चादरें विघटित किया जा सकता है जो काफी सख्त और सुनमय होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार के 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। यानी राजस्थान में अभ्रक की पट्टी कहाँ है? उदयपुर, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा होते हुए उदयपुर के बीच में एक लंबी पट्टी जो है वो इस तरीके से विस्तृत है जहां अभ्रक पाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और बांकुरा जिलों में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद में आती है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में उपयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधनों के रूप में माने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ये परंपरागत स्रोत समाप्य है। यानी ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है वो काफी समाप्यता के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे एक एक ऊर्जा के स्रोत की। सबसे पहले बात करें कोयला की। तो कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन, लौह अयस्क को प्रगलन करने के लिए किया जाता है। प्रगलन मतलब उसको गलाने के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल कर्मों के अंदर पाया जाता है, यानी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना लैंड की चट्टानें और दूसरी है टर्सरी युग की चट्टानें। ठीक है, भारत में कोयला निक्षेप लगभग 80% भाग बिटुमिन्स प्रकार का पाया जाता है, यानी गैर कोकाकारी श्रेणी। ठीक है ना, बिटुमिन्स प्रकार का मतलब क्या है कि कोयले के 4 प्रकार है। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये जो 94 से 98% ये जो है वो कार्बन की मात्रा है। यानी सबसे बेस्ट कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रेसाइड है, उसके बाद में बिटुमिन्स सेकंड नंबर का है, उसके बाद में लिग्नाइट जो है वो 3rd नंबर का है और पीट जो है वो 4 नंबर का कोयला है। ठीक है, गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्र में से एक है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला गोंडवाना और दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र की बात करें तो गोंडवाना क्षेत्र और दामोदर घाटी में अवस्थित है। गोंडवाना क्षेत्र और दामोदर घाटी ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में भी स्थित है। और इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों की बात करें तो रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुर, ये सारे के सारे झारखंड के अंदर है। और झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज है। यानी झरिया में सबसे बड़ा मतलब सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, उसके बाद रानीगंज है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटी जैसे गोदावरी, महानदी, सोन इनसे संबंधित है जहां कोयले का उत्पादन होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कामपट्टी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरौली, आंध्र प्रदेश में पांडुर। टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लेनिंग्र, माकुम, जयपुर और ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नाफुक, अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कर्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला एवं लिग्नाइट कोयला जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाया जाता है। आगे बात करें पेट्रोलियम पदार्थ की तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंदर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पादन पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेसे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन,
तथा अन्य सौंदर्य सामग्री को प्रक्रमित किए जाते हैं। यानी जहाँ पे पेट्रोल का उद्योग बना हुआ है वहाँ पे ये सारे उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेसे, दवाइयाँ, वेस्टलिन, ये सारे के सारे अन्य सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी सामग्री होती है वो इन्हीं उद्योगों के पास में अवस्थित होती है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। अपरिष्कृत यानी बिल्कुल शुद्ध रूप नहीं है, जो अशुद्ध रूप है वो कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम की टर्सरी युग की जो अवसादी चट्टाने हैं, अवसादी मतलब है अवशेषों से बनी हुई चट्टाने, उनके अंदर पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल का अवशेषण उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम के डिगमोई में एकमात्र तेल उत्पादन क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद इसका परिदृश्य बदल गया। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए। असम में डिगमोई यानी असम का डिगबोई जो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले पेट्रोल का उत्पादन किया गया। नरहा, करंटिया, मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागम, कोसांबा और लुनेज है। मुंबई हाई जो मुख्य नगर से 160 किलोमीटर दूरी अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, वो 1973 में खोजा गया और वहां 1976 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में भी बांटा जाता है। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता और इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। और भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन के कारखाने हैं, एक तो क्षेत्र आधारित है, दूसरा है बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बोरानी बाजार आधारित क्षेत्र तेल शोधन कारखाने के उदाहरण है। भारत में 21 तेल शोधन कारखाने हैं जून 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तेल शोधन कारखाने का मतलब है रिफाइनरी, ठीक है। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में अभी एक नई रिफाइनरी लग रही है जिसका नाम है पचपदरा की रिफाइनरी। तो वहाँ पे भी पेट्रोल का प्रसंस्करण होगा, यानी उसका शुद्ध रूप बना करके आगे भेजा जाएगा। आगे है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसके अंदर देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्या देखेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। हाल ही के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहारिक स्रोत के रूप में उभर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख 2 पदार्थ हैं, यूरेनियम और थोरियम। ये जो बम गिराए गए थे ना यूरेनियम और थोरियम वाले, तो ये इन्हीं से ही बनते हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ छेलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलता है। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है या इनके अंदर पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की कुलीन बीच की बालू मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व की सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड तथा कोलाम जिलों में, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी डेल्टाओं के अंदर भी इसका निक्षेप है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बी परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद 1961 में भाभा परमाणु केंद्र अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं जैसे तारापुर महाराष्ट्र से संबंधित है, कोटा के पास रावत बाटा राजस्थान से संबंधित है, कल्पकम तमिलनाडु से संबंधित है, नौरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक तथा काकरपाड़ा गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रमुख नाभिकीय परियोजनाएं हैं। उसके बाद में सौर ऊर्जा, तो सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा से बनाई जाने वाली जो विद्युत है वही। तो देखो फोटोवोल्टाइक सेलों में विकसित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों में बहुत ही प्रभावी माना जाता वे है फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत, प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूलन तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्र की अपेक्षा 7% अधिक नाभिकीय ऊर्जा 10% अधिक प्रभावी है। यह सामान्यतः हीटर, फसल शुष्कों और कुकर्स आदि जैसे उपकरणों के अंदर उपयोग ली जाती है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात और राजस्थान के अंदर सौर विकास की अधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि सौर ऊर्जा की अधिक संभावना राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के अंदर है। आगे बात करें पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किस तरीके से होती है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये फोकड़ा वाली दिख रही है ना, ये सारी की सारी पवन ऊर्जा से संबंधित यानी हवा से जो ऊर्जा बनाई जाती है। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। हवा कभी समाप्त थोड़ी ना होगी। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए अभियांत्रिक बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। संबार्गी पवनें, पछुआ पवनें जैसी स्थायी पवनें प्रणालियां मानसून पवनों और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है। इनके अलावा स्थानीय हवाएं, स्थलीय जलीय पवनों से विद्युत को भी उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।
इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टर्बाइनें भी स्थापित की जा चुकी है। 12 अनुकूल संस्थानों के रूप में शेषासागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जा चुकी है। गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयाम बिल के भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है और हमारे देश में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लिया या लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, ध्यान रखना, बेस्ट स्थिति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर अनुकूल परिस्थितियां हैं। उसके बाद में है ज्वारीय या तरंग ऊर्जा, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा है। ज्वारीय यानी पानी के अंदर इस तरीके से जो लहरें आती है ना, उसके माध्यम से ऊर्जा को बनाना। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार ग्रह है। 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहत ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का मैं चित्र बता देता हूँ इस तरीके से। ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। जब पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। मैग्मा मतलब जावा, जो लावा है या जो ज्वालामुखी फटती है तो उसमें अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है और इस ताप से ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है। इसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलने वाली गर्म पानी से जो ताप से भी ऊर्जा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप से भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, यानी भूमि के ताप से जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। और इस ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोत, झरने एवं गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत किया जा चुका है। भूताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1990 में कोयजे शहर इंडाहो यूएसए में हुआ था, जहां के आसपास भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र यानी नेटवर्क बनाया गया था और यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद में है जैव ऊर्जा। है क्या जैव ऊर्जा का? हाँ, ये रहा खुदाई के निशान। इसके अंदर ये इस तरीके से सारे जैव ऊर्जा भर दिया और उसके बाद में किस तरीके से ये काम कर रहा है। खाना पकाने हेतु गैस का उपयोग। चलो, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसमें जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अपशिष्ट, जितने भी पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा, गोबर, सब जैव ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एक कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा और ऊर्जा पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बना सकता है, पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, जलाऊ लकड़ी और प्रदबाव कम करेगा। नगर पालिका के कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली के अंदर अकोला में स्थित है। ध्यान रखना, ये जो जैव ऊर्जा की जो संस्था है या परियोजना है वो दिल्ली के अंदर स्थित है, अकोला के अंदर, ठीक है ना, ओखला के अंदर स्थित है, ठीक है। अब है खनिज संसाधनों का संरक्षण। अब अपन देखेंगे कि खनिज जो है उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो खनिज संसाधनों और खदानों का संरक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निम्न प्रावधान किए जाने चाहिए। खनिज संपदा को नियंत्रित करना चाहिए, खनिजों को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। इनकी स्थापन ईंधनों की खोज की जाए, जैसे विद्युत है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कोयला तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में बचा है, पेट्रोल भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो अपने को अन्य विकल्प खोजने चाहिए। खनिजों के उपयोग के बाद स्क्रैप और व्यर्थ न फेंक कर उनका बार बार उपयोग करना चाहिए। खनन कार्य में वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। खनन कार्य पूर्व नियोजित और उन्नत तकनीक के द्वारा किया जाना चाहिए। खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल तथा कोयले क्षेत्र में लगने वाली आग से बचाव पूर्ण होना चाहिए। खनिजों पर सरकार पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके खनन के लिए सरकार की स्पष्ट और कठोर नीति होनी चाहिए। कम मात्रा में उपलब्ध खनिजों के स्थान पर विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए। खनिज पदार्थों के गुण और मात्रा की जानकारी, इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें की जानी चाहिए। उसके बाद में ये मैप मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं जो प्रमुख तेल शोधन कारखानों से संबंधित है, कहाँ कहाँ कौन सा तेल कारखाना स्थापित है। उसके बाद में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ है, जैसे कोयला क्षेत्र कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप पीडीएफ में देख लेना। उसके बाद में धात्विक खनिजों के प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद में है एलो धातु के खनिज क्षेत्र कहाँ हैं। अब आगे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू अपन पीपीटी मोड वाली ओपन कर लेते हैं ताकि उसमें अपने को अच्छे से समझ में आए। ओके, खनिज ऊर्जा संसाधन।
चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक करके देखेंगे। मैं पी लेता हूँ तब तक पानी। कल है तो कल है, वरना कुछ भी नहीं है। पानी नहीं है। चलो, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? विजयनगर इस्पात केंद्र जो है वो आपके कौन से राज्य के अंदर है? तो ये है आपके कर्नाटक राज्य के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के अंदर है। और गुजरात के अंदर अपन बात करें तो कच्छ का लांबा, कच्छ का लांबा वहां पे स्थित। अलंकेश्वर क्षेत्र है, अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है भाई? राजस्थान के अंदर स्थित है। और ये प्रमुख तेल क्षेत्र है। ये प्रमुख क्या है? तेल क्षेत्र है। एक मिनट। ये जो अलंकेश्वर है ये राजस्थान में नहीं है, गुजरात के अंदर है। वो मैंने यहाँ सी गलत देख लिया। ये सी है ना, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। और ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। वो एक्चुअली क्या है कि ऑप्शन ए बी सी क्रमानुसार होना चाहिए, लेकिन ये बी यहाँ आ गया, तो आपको बी इधर ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर, ठीक है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखो, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये आपके राजस्थान के अंदर स्थित है, और यह राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान का प्रथम व भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कहाँ पे स्थापित किया गया? तारापुर। तारापुर कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर के अंदर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? कौन सा लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट किसका प्रकार है, आप मुझे कमेंट में करके बताना। देखो, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये तो लौह अयस्क से संबंधित हो गए, लेकिन एंथ्रेसाइट है वो एक प्रकार का कोयला है, ठीक है ना, कोयले से संबंधित है ये। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा है गैर परंपरागत स्रोत? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नरोरा, किस राज्य में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो संबंधित है? तो आप ध्यान रखना, वो संबंधित जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी जो है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। और तारापुर जो अपन ने देखा था ना, वो परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है, और वो भारत का पहला ऊर्जा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। और मैं अगर इन गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात करूं तो इसमें आपका कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा आएगा आपका झारखंड, और तीसरा आएगा आपका उड़ीसा, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रमुख है, ठीक है ना, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट जो है उसको भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। मैसाम्बी श्रेणी का संबंध किससे है? तो लो एस्क से संबंधित है मैसाम्बी श्रेणी, ठीक है। सलेम संबंध किससे है? तो ये भी लो इस्पात उत्पादन से संबंधित है। हुबली किस राज्य में स्थित है भाई? कर्नाटक के अंदर राज्य में स्थित है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा राजस्थान, माई फेवरेट सिटी। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? बिटुमिन्स प्रकार का। नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, सिंपल सी बात है। बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र? बिल्कुल, बॉक्साइड का उत्पादक क्षेत्र झारखंड।
निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है? ध्यान रखना, असम के डेवबुकोई के अंदर सबसे पहला तेल उत्पादक क्षेत्र था। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ को तरल सोना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत ताप ऊर्जा है। नवीकरणीय आप जल को नवीन प्राप्त कर सकते हैं, सौर को प्राप्त कर सकते हैं, पवन को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ताप नहीं। कल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह एश। निम्नलिखित में से कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? कौन जो है झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली नहीं है। शिव सुंदर शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? एल्यूमिनियम। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी है या खेतड़ी? खेतड़ी, हाँ खेतड़ी तांबे की खान है भाई। और खेतड़ी कहाँ पे स्थित है? तो खेतड़ी राजस्थान के अंदर है। कोलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लोह एस्क। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। नहरकंटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकंटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो आपके असम में, असम या असम जो भी, ठीक है। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? ए लिग्नाइट, कोयला। काकरापौरा परमाणु शक्ति संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बी गुजरात के अंदर। और गुजरात में बात करें तो सूरत। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? डी झारखंड के अंदर। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो ए महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। तो ये किन किन से होकर के गुजरती है मैं बता देता हूं। विजयनगर, मध्य प्रदेश, जगदीशपुर यूपी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो ये प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक क्षेत्र है। और किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो सऊदी अरब के अंदर सबसे ज्यादा है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? उड़ीसा के अंदर है। गैर धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हाँ भाई, ओके ओके ओके। कोयला और पेट्रोलियम इस खनिज के उदाहरण हैं। वे मूल केवल जैविक है, तो इसमें गैर धात्विक खनिजों के बारे में आपका ऑप्शन ए राइट है। खनिजों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें समान रूप से क्षेत्र में वितरित किया गया है। ओके, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा व्युत्क्रम संबंध है और वे समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, तो ये दोनों बातें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र बॉक्साइट, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र लो अयस्क निक्षेप, उत्तरी पश्चिमी पठारी क्षेत्र अभ्रक। तो इसमें कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, सही ढंग से मेल खाता है? तो ये इसमें लो अयस्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एशिया में लो अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा भंडारण है। बिल्कुल। हमारे देश में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में लो अयस्क की खदान है, तो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन राइट है। 46 मैग्नीज के बारे में बात है, तो मैग्नीज के अंदर देखें तो लो अयस्क के गलाने का महत्वपूर्ण स्रोत कच्चा माल है और इसका उपयोग सिलिकॉन मिश्र धातु के लिए होता नहीं। और ये तीसरा ऑप्शन मैग्नीज प्रमुख उत्पादक है, ठीक है ना, उड़ीसा। तो इसमें सी ऑप्शन यानी पहला और तीसरा राइट है। ऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उपयोग एल्यूमिनियम निर्माण के लिए किया जाता है और ये लेटराइट चट्टानों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। और झारखंड में सबसे अच्छी गुणवत्ता का अभ्रक है। नो, कौन सा सही है? पहला और तीसरा। भारत में गैस प्राधिकरण के बारे में कथन पर दीजिए क्या है? 1984 में निजी क्षेत्र में उपक्रम रूप में स्थापित किया गया नहीं। विशेष भंडार है केवल पूर्वी तट पर नहीं, तो इसमें दोनों के दोनों गलत है। परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आपके ये दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। फटाफट आप इनको देख लीजिएगा। सौर ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें केवल और केवल आपका पहला ऑप्शन है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, सॉरी सही ढंग से मेल खाता है? तो झरिया,
ये इनसे संबंधित है, और ये मैग्नीज अग्रणी उत्पादक है ओडिशा, ठीक है ना, ये दोनों इससे संबंधित है। पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो कौन सा सही है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके अंदर काफ़ी अच्छे स्थल है, तो ये दूसरा राइट है। यहाँ टर्बाइनों की जरूरत है, टर्बाइन के माध्यम में वायु की स्थिति ऊर्जा नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो पहला दूसरा ऑप्शन राइट है। अब यहाँ तो हो गया कंप्लीट, आगे अपना 8वें पार्ट की बात करेंगे जिसमें निर्माण उद्योग से संबंधित है। अगर चैनल पर नए है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो MCQ की PDF है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।